तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, और बेसिकली इसमें हम लोग मैग्नेट्स की ही बात कर रहे थे। और हम लोगों ने मैग्नेट की एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। हमने डायपोल पे टॉर्क वाला फॉर्मूला डिराइव किया कि अगर हम डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, उस वाले हमारे रॉड शेप के मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम लोग उसी से थोड़ा सा आगे चलते हुए हम लोग मैग्नेट्स की ही बात करेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग थोड़ा सा और इससे हटके एक टॉपिक है, जुड़ा तो इसी से ही है, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिज्म के कारण की तरफ हम लोग जाएंगे कि भाई कोई भी चीज़ मैग्नेट होती है तो उस मैग्नेट होने का कारण क्या है। और बहुत सिंपल सी बात है कि भाई हमने जब पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, और हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, वहीं पर इस बात का आंसर भी मिल जाता है कि कोई भी चीज़ मैग्नेट क्यों होती है। इसका आंसर इस बात से जुड़ा हुआ है कि करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारे एटम के अंदर क्या होता है, हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये एक सिंपल सी पिक्चर हम जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा या चार्ज पार्टिकल चलेगा तो करंट पैदा करेगा, और करंट पैदा करेगा तो जहां पर करंट वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जहां पर करंट वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का कारण हुआ करंट। तो इससे जुड़ी हुई हम बात करेंगे कि डायपोल जो है, एक मैग्नेटिक डायपोल करंट कैरिंग लूप का भी होता है। डायपोल मोमेंट एक करंट कैरिंग लूप की भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, और इसी चीज को हम आगे बढ़ा करके एक एटम की, हाइड्रोजन एटम की मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। अच्छा, करंट कैरिंग लूप हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस है a, और हमने इसकी एक्सियल एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। मान लो ये कोई पॉइंट है इसकी एक्सिस पर, हमने इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अगर ये जो डिस्टेंस है r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो हम लिखेंगे व्हेन r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a। जब r a से काफी बड़ी होगी तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई 2r3, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं पहले से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। किसी डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट होती है कि नहीं होती है, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम उसका फॉर्मूला लिख पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू, या एक्सियल एक्सिस की बात कर लो, इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस, तो हम लिखते हैं Kp यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पर, एक्सियल एक्सिस पर, ठीक है। 2 आ गया, मतलब ये है हमारी एक्सियल एक्सिस पर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर देखो कई सारी चीज कॉमन निकलती है। एक तो म्यू नॉट है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर म्यू नॉट है,
ठीक है, आर क्यूब है, यहां पर भी आर क्यूब है, लेकिन यहां पर आई ए स्क्वायर है, यहां पर पी है। थोड़ा सा और इसके अंदर हम अरेंजमेंट करें तो हम इसको बिल्कुल इसके जैसा बना सकते हैं। कैसे अरेंजमेंट करें? देखो, अगर मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, पाई से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से भी डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे b मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो अलग कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और वहां देखो i पाई आर पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ना, पाई ए स्क्वायर, और 2 भी लगा लो, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब देखो काफी सारी सिमिलरिटी नजर आ रही है कि इसकी जगह ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आर क्यूब की जगह पर आ गया, 2 की जगह 2 है, यानी ये जो चीज है ना, ये आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई ए स्क्वायर, सॉरी आई इंटू पाई ए स्क्वायर, आई पाई ए स्क्वायर क्या है? देखो ध्यान से, अगर हमारे लूप का रेडियस है a, तो इस लूप का जो एरिया होगा वो पाई ए स्क्वायर होगा। मतलब ये जो चीज है ना, ये पाई ए स्क्वायर, ये तो हमारे लूप का एरिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करके लिखें तो हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 और यहां पर i इंटू ए अपॉन आर क्यूब। अब देखो काफी सिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है, और उस सिमिलैरिटी को देखते हुए हम क्या देख रहे हैं कि P यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और उसकी जगह यहां पर आ रहा है I इंटू ए। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है तो I इंटू ए होनी चाहिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एनालॉजी से, एनालॉजी कुछ और एनालॉजी के फॉर्मूले में लिखाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं क्या दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह I इंटू ए, करंट इंटू एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब करंट इंटू एरिया क्या होगा? ये होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और इसकी जगह 2m बाई आर क्यूब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, यानी डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखा। बेसिकली हम लोग तो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हम लोग तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला एनालॉजी से आया, m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया आया। अगर हमारे लूप के n टर्न्स हों तो मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगी NIA, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन अब हमने उसको एनालॉजी से डिराइव किया है, समझ गए? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। और एक और बात, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, m वेक्टर नंबर ऑफ टर्न्स वेक्टर नहीं हो सकता, करंट वेक्टर नहीं हो सकता, एरिया वेक्टर हो सकता है। सो एरिया और एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगा दिया या एरिया के तुम वेक्टर लगा सकते हो। तो ये हुई मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इस वाले टॉपिक के साथ एक बार फिर से ये आ गया है, तो इसको एक बार फिर से इसकी बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो बहुत सिंपल, मैग्नेटिक मोमेंट एक एक्सियल वेक्टर है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसा वेक्टर है? एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मतलब ये होता है कि उस वेक्टर की तरफ कुछ जाता नहीं है, ठीक है, बल्कि उसके परपेंडिकुलर उसका प्लेन होता है। जैसे इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो अभी मैंने एनालॉजी से फॉर्मूला निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट होगा NIA स्क्वायर, सॉरी NIA, पाई ए स्क्वायर से याद रह गया, ए स्क्वायर, NIA, ए है एरिया ऑफ द लूप, और वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा ऐसे,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहां पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखो तो एरिया यानी प्लेन के एरिया हमारे लूप के एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, यानी ये जो है ना ये वेक्टर हमारे इस प्लेन के यानी जो लूप है इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो कौन सा होगा, इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स मतलब राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कि अगर हमारी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन के अलोंग आप घुमाओ तो थंब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये आपका लूप है, ऐसे ये लूप है और यहां से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, यानी ऐसे करंट जा रहा है, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे और थंब इस तरफ पॉइंट करेगा, तो ये होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। और वैसे भी देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और साउथ पोल कौन सा पोल होता है, अगर करंट कैरिंग लूप है, करंट उसमें मूव कर रहा है, तो अगर आपको करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, आप सामने खड़े हो, ये आपका लूप है और यहां से देखते हुए इस लूप के अंदर करंट आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो फेस है ना जो आपकी तरफ है वो कौन सा पोल होगा, वो होगा साउथ पोल। और अगर आपकी तरफ से खड़े हुए देखो, जब मैं कहूँ ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो मेरे लिए साउथ पोल हुआ तो आप लोगों के लिए नॉर्थ पोल हुआ। देखो एक बार मैं अपनी फिंगर को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, यानी मेरा करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे, तो मेरी तरफ साउथ पोल बना, तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और आपकी तरफ क्या बना, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किससे होती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। अब अपने फिंगर्स के हिसाब से देख लो करंट कैसे मूव कर रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, मेरे लिए करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो थंब तुम्हारी तरफ है कि नहीं, क्योंकि मेरी तरफ साउथ पोल है, आप लोगों की तरफ नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। ऐसे भी देख सकते हो, एक ही बात है, क्लियर। तो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्लियर हुई कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है जिसको हम लिखेंगे NIA। बात समझ में आई, और हमने डायरेक्शन देख ली। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एनालॉजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या एनालॉगस है, कैसी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। तो हम लिखेंगे एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, वो होगी यहां पर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके आगे यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिज्म, इधर होगा मैग्नेटिज्म। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी चार्ज, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिसकी वजह से फील्ड पैदा होती है। खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारी किताबों में मोनोपोल जैसी चीज नहीं होती। ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, और बहुत सारी हमारी एनसीईआरटी बुक में भी मोनोपोल की जो का कॉन्सेप्ट है वो दिया ही नहीं गया है, क्योंकि वो कहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बारे में पढ़ना भी ठीक नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है चार्ज, यहां पर होता है पोल स्ट्रेंथ, यहां पर होती है पोल स्ट्रेंथ। तो ये है प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस फील्ड, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सियल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है,
1/4πε0 2p/r³। अभी हमने लिखा भी था। और मैग्नेटिज्म में क्या लिखेंगे, μ0/4π 2m/r³। समझ गए? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको भी लिख सकते हो डायपोल मोमेंट, बल्कि इसको पहले लिख लेना चाहिए था। तो ये होगी P और ये होता है M। ठीक है, ये हुई डायपोल मोमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सियल एक्सिस की बात करी, अब इक्वेटोरियल एक्सिस की बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का नाम फील्ड कहना चाहिए, बल्कि यहाँ पर फील्ड कहना चाहिए। सो फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस यहां लिखते हैं हम लोग 1/4πε0 p/r³। 2 यहां पर है, यहां पर 2 नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर लिखेंगे μ0/4π, p की जगह लिखेंगे स्मॉल m, बिल्कुल ठीक, अपॉन r³ है ना, क्योंकि हमने देखा ही था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह यहां पर होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं। सो ये p है और यहां पर m। ठीक है, फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। अच्छा, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है? डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट होता क्या है, यहां पर p लिखा था, p होता है 2aq, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड चार्ज। और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर दो फॉर्मूले हैं। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, अगर मैग्नेटिक बार मैग्नेट की बात करें। लेकिन करंट लूप की बात करेंगे तो हम लिखेंगे करंट इनटू एरिया, डायपोल मोमेंट होगी करंट इनटू एरिया। अब बात करते हैं इनकी टॉर्क की। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और मैग्नेटिज्म में P की जगह लिखते हैं M, शाबाश। और इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड B, M क्रॉस B। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा नीचे कर देता हूं इसमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पर एट एन एंगल दे देते हैं, एट एन एंगल, किसी एक एंगल पर। तो यहाँ पर लिखते हैं U इज इक्वल टू -PE cos थीटा। और वहां पर क्या लिखेंगे? P की जगह M और E की जगह B, -MB cos थीटा। देख रहे हो कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, है कि नहीं? बस यूं कह लो नाम बदल गए हैं, फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4πε0 है, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो μ0/4π आता है। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या यूं कह लो चार्ज की प्रॉपर्टी और एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और है ही, करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट भी प्रोड्यूस करता है? ये हम देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनका कहीं ना कहीं आपस में बहुत अच्छा लिंक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है इनके, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। एनालॉजी भी ये चीज़ साबित करती है। समझ गए बात? ठीक। अब हम आते हैं एक एटम के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जिसका जनरली मैग्नेट बना होता है, वो मैग्नेट किस वजह से मैग्नेट बनता है। अभी मैंने बताया कि मैग्नेट बनने का कारण है करंट का होना। तो एटम के अंदर करंट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। तो क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट प्रोड्यूस करेगा और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी? अगर होगी तो वो कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? फिर आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन तो सभी मटेरियल्स के अंदर होते हैं और सभी मटेरियल्स में मूव करते रहते हैं, लेकिन सभी मटेरियल तो मैग्नेट नहीं होती। तो इसका क्या कारण है कि कुछ ही मटेरियल मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को शो करती है? इसका आंसर भी हम लोग ढूंढेंगे। तो अब हम बात करेंगे
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट of an electron in hydrogen, हाइड्रो होना चाहिए, DRO, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फंडामेंटल से चलेंगे, बिल्कुल करंट की डेफिनेशन जहां से शुरू होती है वहीं से लेके चलेंगे और हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का। अब देख लो मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है या जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका एरिया भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन एटम के अंदर अकेला इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। हाइड्रोजन को क्यों चूज किया? हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है जो न्यूट्रल है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के नाम पर और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इससे सिंपल कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम हाइड्रोजन को चूज कर रहे हैं। तो जो थ्योरी हम हाइड्रोजन के लिए डेवलप करेंगे वो सभी जगह काम आएगी। तो हमने देखा कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें होता है न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होगा। ये सबसे सिंपल पिक्चर है। ठीक है, सबसे शुरुआत में बच्चों को एटम के बारे में यही तस्वीर दिखाई जाती है, जबकि काफ़ी कुछ ठीक भी है लेकिन इतनी सिंपल भी नहीं है, ये हम जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। अब चार्ज मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट क्या होना चाहिए? तो करंट होना चाहिए I शुड बी इक्वल टू, जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। अगर इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो करता है, क्यों चार्ज फ्लो कर जाता है? तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वही होता है करंट, वही होता है करंट। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और बल्कि एक इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। मान लो हमें निकालना है, आप यहां खड़े होकर के देख रहे हो और आप काउंट कर रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन, बल्कि 1 सेकेंड में कितने चार्ज गए, 1 सेकेंड में कितने चार्ज गए। अब चार्ज तो एक ही है, तो कितने चार्ज गए? अब देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, बहुत तेजी से चक्कर काटेगा, है ना। तो हो सकता है 1 सेकेंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी चक्कर काट सकता है, 1000 बार, 2000 बार, लाखों बार भी हो सकता है। तो आप काउंट करोगे, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अगर वो n बार गया, n टाइम्स गया, तो 1 सेकेंड में आप कहोगे NE चार्ज गया, है ना। n हुए नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज पास्ड थ्रू इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और E हुआ उसका चार्ज। तो n बार इलेक्ट्रॉन आपके सामने से गया, या ऐसे कह सकते हो n इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में आपके सामने से गए। ठीक है, तो वही तो करंट होगा, है कि नहीं। तो n इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने से गए, वही करंट होगा। तो अगर हमें दे रखा है हमारा चार्ज और इसका रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो हम निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर हमारा इलेक्ट्रॉन काटेगा, या
ऐसे कह सकते हो, उतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में आपके सामने से गए। तो कैसे करेंगे? तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे टाइम, एक चक्कर कितने टाइम में लगा, एक चक्कर, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो इस फॉर्मूले में लिखते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो टाइम मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर। और स्पीड कितनी है? स्पीड है v। इतना टाइम लगा, यानी इतने सेकंड्स लगे इलेक्ट्रॉन एक बार तुम्हारे सामने से गुजरने में। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरे? तो हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले में, ये हमारा t है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक सेकंड में 1/t, ठीक है। ये 30 सेकंड में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन? यही तो फ्रीक्वेंसी है ना, या नंबर, एन नंबर कह लो, नंबर ऑफ टाइम्स चार्ज या इलेक्ट्रॉन पासेस in front of your eyes, in front of your eyes, आपकी सामने से कितनी बार चार्ज गया एक सेकंड के अंदर, या इतने इलेक्ट्रॉन ने रेवोल्यूशन करे। तो टोटल चार्ज आपके सामने से कितना गया? टोटल चार्ज passed in front of your eyes in 1 second, passed कह लो सिंपली, वो हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी, यही होगा करंट। सो करंट होगा, क्यों एक सेकंड के अंदर हो ना सारा काम, ये सारा काम एक सेकंड के अंदर हुआ है, इसीलिए इतना चार्ज एक सेकंड में पास हुआ आपके सामने से, तो यही होगा करंट। अब इसको लिख सकते हैं E/T, लेकिन T हम जानते हैं क्या है। T इज, यहां लिखो ध्यान से, सो T इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई V, इस वाले फॉर्मूले से ही। सो यहां पर पुट करते हैं E और T का इनवर्स लिख देते हैं, V/2 पाई R, ये होगा हमारा करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अब सिर्फ हमें करना क्या है? एरिया से मल्टीप्लाई करना है। सो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यहां पर m की जगह हम लोग यूज करते हैं म्यू, ठीक है, म्यू l कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की वजह से है। तो ये होगा EV/2 पाई r करंट इंटू एरिया पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, हमें मिला EV/R/2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक समझने वाली बात है, यहां पर रेडियस और वेलोसिटी दोनों आए हुए हैं। अब ये समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी के किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, वो केवल स्टेशनरी स्टेट्स में ही घूम सकता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और कौन से ऑर्बिट में घूम सकता है? उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, रोटेट करने वाली चीज का एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हुआ mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इसकी वैल्यू मन मर्जी की कुछ भी नहीं होती, बल्कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही होती है जो पर्टिकुलर स्टेप्स में बढ़ती जाती है। यानी h/2 पाई इंटू n, यानी h/2 पाई के स्टेप्स में बढ़ेगी। सबसे छोटी एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई, अगला होगा 2h/2 पाई, अगला होगा 3h/2 पाई, अगला होगा 4h/2 पाई, ऐसे स्टेप्स में बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से अपनी मन मर्जी का एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता, वही होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम
h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसे कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो देखो यहाँ पर वी आर है, तो वी आर का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं nh/2πm। इसमें पुट कर देते हैं, तो म्यू बनेगा एंगुलर मोमेंटम e/2 और nh/2πm, तो ये बन जाएगा e बल्कि इसको n को बाहर निकाल लेते हैं, EH/4πm। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो n जो n यहाँ पर हमने यूज किया है ना, वो आगे चल करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कन्वर्ट होता है। तो अगर सबसे छोटा मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो EH/4πm, सबसे जो छोटा मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसे हम कहेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, सबसे छोटा मैग्नेटिक मोमेंट, यानी हमने क्या निकाला, हमने सबसे छोटा पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट जो हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, वो हमने निकाला है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट। अगला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, अगला एक स्टेप बढ़कर के कितना होगा, वो इसके 2 टाइम्स होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यहाँ पर आ जाएगा, n आया हुआ है, तो अगला इसके 2 गुना होगा, फिर 3 गुना होगा, फिर 4 गुना होगा। समझ गए? हमने निकाला है केवल हाइड्रोजन एटम का। क्लियर? उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आई? तो ये हुआ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक है। अब इसके कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आए हुए हैं, किससे जुड़े हुए, टॉर्क से जुड़े हुए, पोटेंशियल एनर्जी से जुड़े हुए, मैग्नेटिक मोमेंट से जुड़े हुए, हम वो करते हैं। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ उठा के मुझसे पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है अ मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एक मैग्नेटिक निडल है, ए मैग्नेटाइज्ड निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 into 10⁻² जूल पर टेस्ला is placed at 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 3 into 10⁻² Tesla. What is the torque acting on it? What is the torque acting on it? बहुत सिंपल, देखो हमसे पूछा गया है उसका टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला जो डायपोल का टॉर्क का की हम बात करते हैं तो वो होता है mb sin थीटा। यानी कि हमने एक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कुछ एंगल पे रखा है, तो टॉर्क पूछा है। इससे सिंपल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जस्ट पुट कर देंगे वैल्यू और सॉल्व कर देंगे। तो 4.8 into 10⁻² और b होगा 3 into 10⁻² और sin 30 मतलब 1/2। तो देखो 2 से 2.4 ये बन जाएगा 7.2 into 10⁻⁴। ठीक है, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। समझ गए? तो इससे सिंपल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। अगला है अ शॉर्ट बार मैग्नेट। अगला करते हैं अ शॉर्ट बार मैग्नेट ए शॉर्ट बार मैग्नेट, मैं डेटा बोल देता हूं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट है विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। सो थीटा है 30 डिग्री, यानी जो हमारा डायपोल है वो साउथ से नॉर्थ, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। फील्ड है 0.2 टेस्ला, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और इस पे टॉर्क लगता है कितना 0.06 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क इस पे फील होता है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, हो जाएगा। तो टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, थीटा हमें पता है, बी हमें पता है, एम निकालना है, निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर बी पार्ट क्या है इसका, फाइंड आउट द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट करस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल किसे कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो होती है जिसमें हमारा डायपोल अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे ही पड़ा रहेगा। यानी अगर मैं अपने डायपोल को ऐसे रख करके छोड़ दूं, यानी इसका जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेट की साउथ पोल की तरफ पड़ा रहे तो पड़ा रहेगा, छेड़ोगे तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। इसे कहेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना होगा, एंगल किसके बीच में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 0 होगा, यानी टॉर्क भी 0 होगा, कोई रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन हम लोग कल भी करेंगे और अगले टॉपिक पे आएंगे। तो मिलते हैं फिर कल, सी यू, बाय।